नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। तस्वीरें सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व की है, जहां जंगली जानवर आए दिन इंसानी आबादी का रुख कर रहे हैं। सोमवार सुबह 2 तेंदुए रणथंभौर रोड पर देखे गए। सुबह करीब 6:30 बजे होटल फर्न के सामने रोड पर एक तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दिया, जबकि दूसरा तेंदुआ रोड के पास नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार पर बैठा नजर आया। सड़क पर कुछ देर चहलकदमी करने के बाद तेंदुआ सुरक्षा दीवार पर बैठे तेंदुए के पास जा पहुंचा। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों तेंदुए करीब 10 से 15 मिनट तक वहां रहे। इस दौरान दोनों को एक साथ अटखेलियां करते हुए भी देखा गया, जिसे वहां से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठे लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। रणथंभौर नेशनल पार्क की दीवार पर 15 मिनट तक अटखेलियां करने के बाद दोनों लेपर्ड जंगल में लौट गए। चश्मदीदों के मुताबिक वाहनों की हेडलाइट जब बघेरों पर पड़ी तो वे भागकर रणथंभौर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार पर चढ़ गए। बहरहाल बघेरों की चहलकदमी से लगातार लोगों में दहशत है। टोंक जिले के किसान फसलों की बर्बादी का दंश झेल रहे हैं। इस बार जैसे ही मुरझाई फसलें बारिश से लहलहा उठी, तभी ओलावृष्टि से फसलें चौपट हो गई। अब बची फसलों में रोग लग गया है, जिससे वे चौपट होने की कगार पर हैं। निवाई, देवली, दूनी, उनरिया, मालपुरा, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां फसलें तबाह नहीं हुई हो। अब किसान सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। उपरांत ये चेपा रोग जो है, जिसे मोयला बोलते हैं, ये लग गया, पूरी फसल चौपट हो गई। अब हमारे सरसों के अंदर मोइला लग गया है। पहले तो डीजल महंगा, बुआई जुताई में महंगी पड़ गई। 8 बीघा बोया था, जिसमें खाई भी नहीं भरे, इसमें तो एक बोरी भी नहीं भरे। 8 बीघा। गौरतलब है कि किसानों ने बुआई और सिंचाई के दौरान महंगे दामों पर डीजल खरीदा था। यूरिया, डीएपी की किल्लत के चलते किसानों ने महंगी कीमतों पर खाद और बीज खरीदा था। फसल तैयार होने पर कटाई से कुछ ही दिन पहले बीमारी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते पूरी फसल बर्बाद हो गई। प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 66,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर में सोमवार को पहली बार जालौर जिले में 20 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में सबसे कम एक्टिव केस वाले जिले में एक साथ इतने मरीज आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। मेडिकल टीमें इन मरीजों को अब होम आइसोलेट करवा रही है। इसके साथ ही जिले में कोरोना गाइडलाइंस का पालना को लेकर प्रशासन भी सख्त हो गया है। बाहर से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र में आने वाले सभी प्रवासियों की विशेष निगरानी की जा रही है। राज्य गुजरात से या फिर अन्य राज्यों से जो प्रवासी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इन पर विशेष मॉनिटरिंग रखी जाएगी, ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं टीकाकरण को लेकर भी विशेष फोकस रहेगा, ताकि जिले में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर रोकथाम लगाई जा सके। लाल मुनिया या फिर रेड आउट, ये पक्षी बहुत ही कम दिखाई देता है। लाल मुनिया में नर और मादा दोनों के शरीर पर सफेद चित्ते होते हैं। इनकी चमकीली लाल चोंच, मटमैले रंग के पंजे, आंखें काली और लाल भूरी होती हैं। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं। अलग अलग स्थानों पर दक्षिणी राजस्थान के जलाशयों में रंग बिरंगे प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन इन पक्षियों में स्थानीय छोटे पक्षी अपनी सुंदरता में किसी से भी कम नहीं हैं। बेगू खंड के रायता गांव में लाल मुनिया यानी स्ट्रॉबेरी फिंच की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो जैव विविधता के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। राजकीय चिकित्सालय के निकट पक्षी प्रेमी राजकुमार सोनी ने बेगू के ग्रामीण क्षेत्र में इस दुर्लभ प्रजाति की चिड़िया की उपस्थिति दर्ज कराई है। लाल मुनिया या स्ट्रॉबेरी फिंच, जो कि मुनिया प्रजातियों में सबसे खूबसूरत और आकर्षक होती है, उसका इस क्षेत्र में नजर आना यहाँ की जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए बहुत सुखद संकेत है। वैसे पूर्व में यह मुनिया काफ़ी नज़र आती थी, लेकिन अब अवैध तस्करी और इसके घटते पर्यावास के कारण इसकी संख्या बहुत कम रह गई है। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। रात में घर के बाहर खड़े पुलिस वालों की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले युवक का श्याम नगर में अपना मकान है। इस मकान में चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। वारदात वाली रात जब घर का
मालिक सीसीटीवी में घर देख रहा था, तभी उसने देखा कि मकान के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, जिसके बाद उसने तुरंत ही इलाके के लोगों को और चकेरी थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और मकान को चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच एक बदमाश फायरिंग करते हुए मकान से बाहर भागा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि पूरे मकान में पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल की। पुलिस पकड़े गए बदमाश से उसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। तो उनके द्वारा जो इन्होंने घर में कैमरे लगाए हुए थे उससे पता चलता रहा। उन्होंने देखा, कैमरे से अलर्ट हुए और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बताया। फिर उन्होंने सूचना हमें पुलिस को दी। जब पुलिस यहाँ मौके पे जो लोकल इंस्पेक्टर हैं, चकेरी इंस्पेक्टर, वो आए और कई सारे लोग भी यहाँ लोकल वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने देखा एक लड़का जो भाग रहा था, तब उसकी फायरिंग भी हुई, क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें इंस्पेक्टर चकेरी की तरफ से भी फायरिंग हुई है, तो उसमें शायद उसके जख्मी भी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले ही हमीरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुरारा थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव के जंगल में छापेमारी करते हुए वहां संचालित एक असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 22 तमंचे और असलहे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित के मुताबिक सूचना के आधार पर कुरारा पुलिस और एसओजी टीम ने मिश्रीपुर गाँव स्थित कृष्णदेव महाराज मंदिर के आगे जंगल में छापेमारी की और अवैध रूप से असलहा बना रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध असलहा फैक्ट्री से बरामद तमंचे और बंदूकें बहुत अच्छी क्वालिटी की बताई जा रही है, जिनका दुरुपयोग विधानसभा चुनाव में लोगों को डराने, धमकाने या संगीन अपराधों में किया जाना था। पिछले कई दिनों से चल रही इस अवैध फैक्ट्री में असलहे बना रहे कर बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में 315 बोर और 312 बोर के खतरनाक तमंचे बनाए जा रहे थे। 22 अदद बने हुए शस्त्र, इसके अलावा बने शस्त्र और साथ ही कारतूस बरामद हुआ और वह शस्त्र बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए। हिमाचल प्रदेश के मंडी का रहने वाला एक शख्स ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। जोगिंद्रनगर के जसवंत कुमार के मोबाइल पर एक फोन आता है। दूसरी तरफ से बात करने वाला शख्स बताता है कि वो अमेज़न कंपनी से बात कर रहा है और कंपनी ने विशेष ऑफर के तहत कुछ चुनिंदा लोगों को 20,000 का मोबाइल फोन सिर्फ 5,000 में देने की बात कही है। इसके साथ ही ब्रांडेड कंपनी के जूते भी मिलेंगे। जसवंत को यह फोन बार बार आने लगते हैं। जसवंत सोचता है कि कहीं वो इस मौके से चूक न जाए। ऐसे में जसवंत 5,000 देकर अपना ऑर्डर बुक करवा लेता है। लेकिन जब जसवंत को यह ऑर्डर मिलता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। जसवंत को पार्सल के अंदर एक जोड़ी फटे हुए जूते और एक फटा हुआ पर्स भेजा गया था। धोखा मिलने के बाद होश में आए जसवंत ने अब दूसरों से ऐसे ठगों से बचने की अपील कर रहा है। बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग वाली कंपनियों के नाम पर बहुत से जालसाजों ने गोरख धंधा छेड़ रखा है। गांव के भोले भाले लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि वो इस तरह के बहकावे में ना आकर प्रमाणित वेबसाइट से ही खरीदारी करें। बेमौसम बारिश ने किसानों को कर्ज तले दबा दिया है। खेत में खड़ी उनकी फसलें बर्बाद हो गई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश 20 भूमिहीन किसानों पर मुसीबत बनकर टूटी। ये सभी पीड़ित किसान देवभोग के आसपास दबनई, दहीगांव, करचिया, निश्ची गुड़ा, परेवा पाली और सेनमुड़ा के रहने वाले हैं, जो नदी की रेत पर सब्जी उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मगर इस बार बेमौसम बारिश ने इनकी कमर तोड़ दी। पानी के तेज बहाव में इनकी फसलें चौपट हो गई। जिस फसल से इनके घर का चूल्हा जलना था, अब वही इनके गले की फांस बन गई है। जी हाँ, फसल पानी में डूब गई और बुआई का कर्ज सिर पर चढ़ गया। लिहाजा किसान अभी भी पानी की धार मोड़कर फसल को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, मगर उन्हें इस कवायद का कोई बड़ा फायदा होता नहीं नजर आ रहा है। पीड़ित किसानों ने शासन के मुआवजे की मांग की है। अब पानी आके डूब गए, अब कैसे करान? आज की परिवार हवन खेती नहीं खा रहे, खेती करके हमन हाँ मेहनत करके खावत रहे, कमात रहे हन। अभी कैसे करके हम पालबो बाल बच्चा ला? तो धार को बदल रहे हो? हाँ, धार को बदल रहे हैं। क्या काम कैसे होगा उससे? फिर धार बदलने से पानी कम होगा।
हिमाचल प्रदेश की बटालियनों और पुलिस लाइन में तैनात हजारों पुलिसकर्मियों ने एक बार फिर से मेस में बना खाना छोड़ दिया है। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। संशोधित पे बैंड की समस्या दूर करने की मांग पर साल 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिसकर्मियों ने ये अनूठा आंदोलन शुरू किया है। मिली जानकारी के मुताबिक इन्होंने दो टूक कहा है कि जब तक इनकी मांगे सरकार नहीं मान लेती तब तक ये सरकारी खाना नहीं खाएंगे। गौरतलब है कि कुछ समय पहले डीजीपी ने लिखित आदेश जारी कर कहा था कि कोई पुलिसकर्मी मेस का खाना नहीं छोड़ेगा और ना ही सोशल मीडिया पर किसी तरह की टिप्पणी करेगा, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर #Justice for हिमाचल पुलिस से अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस बटालियन जुनगा, बनगढ़, स्को, पंडो, जंगलबैरी, बस्सी, कोलर, SDRF बटालियन और 7 जिलों की पुलिस लाइन में अधिकतर पुलिसकर्मी ने मेस का खाना छोड़ दिया है। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस बारे में जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं। थाली बजाओ, प्रशासन जगाओ। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरनेट घेरा सड़क निर्माण को जिला परिषद सदस्य जोगिंद्र सिंह पंकूर के नेतृत्व में धारकंडी के लोगों ने धर्मशाला में थाली बजाओ, प्रशासन जगाओ आंदोलन किया। आंदोलन के तहत जिला पार्षद और युवा DC कार्यालय के बाहर बैठ गए। जिला पार्षद ने आरोप लगाया कि 2 किलोमीटर लंबे बरनेट घेरा सड़क के काम को बेवजह लटकाया जा रहा है। पंकु ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से जारी आंदोलन के बावजूद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जब तक सड़क का काम शुरू नहीं किया जाता व फिर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक वे यहाँ से नहीं हटेंगे। जिला पार्षद ने कहा कि यदि सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो 19 जनवरी को रोपवे का उद्घाटन भी किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा और सीएम जहां भी जाएंगे उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। बड़ी शर्म आती है प्रदेश सरकार के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर हमें शर्म आ रही है कि लगातार हमें जो बहानेबाजी की जा रही है कि बरनेट टू घेरा रोड के लिए बजट ही नहीं है, अल्टरनेट रास्ता भी नहीं निकाला जा रहा है। यदि बरनेट टू घेरा रोड 2 किलोमीटर का मार्ग बन जाता है तो कोई ना कोई सुविधा जो हमें वहां पर मिल सकती है। पहाड़ों पर प्राकृतिक तौर पर पाया जाने वाला बुरांश का फूल अब कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। IIT मंडी और ICGB दिल्ली यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने बुरांश के फूल पर गहन अध्ययन करके यह पाया है कि इसके फूल से बना अर्क शरीर में कोरोना वायरस की रोकथाम में काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। शोध टीम के निष्कर्ष बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स नामक जर्नल में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। बुरांश के फूलों की पंखुड़ियों से बने अर्क में प्रचुर मात्रा में क्विनिक एसिड और इसके डेरिवेटिव पाए गए हैं। It potentially inhibits or slows down the viral replication or multiplication. बता दें कि बुरांश के फूल पूरे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में तो इसे राज्य फूल का दर्जा भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी यह फूल बड़ी संख्या में प्राकृतिक तौर पर मिलता है। यह फूल सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही पाया जाता है और उस दौरान लोग इसे तोड़कर अर्क बनाकर या फिर पत्तियों को सुखाकर वर्ष भर इसका इस्तेमाल करते हैं। बर्फबारी के बीच पीठ पर मरीज को उठाकर चल रहे ये लोग हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सिरमौर जिला के साथ लगती शिमला जिला की मंझौली पंचायत के रहने वाले लोग एक बीमार महिला को अस्पताल तक पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। दरअसल क्षेत्र को जोड़ने वाली इकलौती सड़क बर्फबारी के कारण बंद हो चुकी है और लोक निर्माण विभाग की लेट लतीफी के कारण अभी तक नहीं खुल पाई है, जिसका खामियाजा क्षेत्र के कई गाँवों को भुगतना पड़ रहा है। रोड करीब 8 से 10 दिन के बीच हमारा जो रोड है ये बंद है। हमारे को जो इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि कम से कम 15-20 किलोमीटर हमारे को पेशेंट उठा के लाना पड़ता है। इसलिए हमारा विभाग से भी और सरकार से सभी से ये अनुरोध है कि मतलब जितनी भी ये मशक्कत उठा रहे किसी और और न उठानी पड़े हमारे को। लोगों का कहना है कि यह सड़क मार्ग पिछले 10 दिन से बंद है। बीमार महिला को पीठ पर उठाकर ले जा रहे लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बहाल किया जाए ताकि दूसरे लोगों को इस तरह की समस्या से नहीं जूझना पड़े।
झारखंड के किसान अब परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी और स्वीट कॉर्न की खेती में हाथ आजमाने लगे हैं। इससे इन प्रगतिशील किसानों को न केवल अच्छी कमाई हो रही है बल्कि उनके रहन सहन में भी बदलाव आया है। कई क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी अपनी रसीली लालिमा बिखेरने लगी है। गढ़वा के किसान अयोध्या बिंद कहते हैं कि प्रारंभ में स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस खेती में लाभ दिखने लगा। ऐसा नहीं है कि अयोध्या ने सिर्फ स्ट्रॉबेरी की ही खेती की है, इसके साथ अयोध्या ने टमाटर, पपीता सहित दूसरी फसलों की भी खेती की है। अयोध्या बताते हैं कि इस खेती से उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। खास बात यह है कि अयोध्या के बेटे भी इनका हाथ बटा रहे हैं। बहुत पहले से खेती कर रहे हैं और अभी भी लगाए हैं, गोभी लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, बैगन लगाए हैं और ये मक्का की भी खेती करते हैं, पपीता लगाए हैं। गढ़वा जिला कृषि आधारित जिला कहा जाता है। गढ़वा जिले में लोग परंपरागत कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन गढ़वा के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने परंपरागत कृषि को छोड़कर एक नई तकनीक की खेती को 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश में हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड को लेकर राजपथ पर 17 जनवरी से रिहर्सल शुरू हो गई है, जो 21 जनवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक राजपथ रवि मार्ग, राजपथ जनपथ, राजपथ मानसिंह रोड और राजपथ सी हेक्सागन ट्रैफिक के लिए सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक यह रिहर्सल होगी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर चुकी है। एडवाइजरी के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड 2022 की रिहर्सल सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ पर होगी। एडवाइजरी में यात्रियों से यातायात नियमों और सभी चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कम बर्फबारी की वजह से पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड के औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप नहीं हो पाई, जिससे खिलाड़ी मायूस रहे। लेकिन इस बार पर्यटन विभाग और GMVN को औली में अच्छी बर्फबारी की उम्मीद है, लिहाजा खिलाड़ी और कोच लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इसकी कोर्स है, इसमें हमारे 7 लोग आए हैं और कोई बेंगलोर से, कोई मुंबई से, कोई लोकल भी हैं। स्कीइंग खेल में अपना सपना ढूंढ रहे खिलाड़ी भी इन दिनों एशिया के सबसे लंबे 1350 मीटर स्कीइंग स्लोप पर दिन रात ट्रेनिंग ले रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का सपना है कि वो नेशनल खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करें। स्की का भी है कि मुझे स्की भी करनी है और दोस्त लोग हैं मेरे जो स्की करते हैं, तो उनको देख के और मन करता है स्की करने का। तो अभी 2 कोर्स कर लिए मैंने, अभी एडवांस कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। तो अभी मैं एडवांस कोर्स में मैं अकेली हूँ, तो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो मतलब अटेंशन मिल रही है और मस्त स्लोप बहुत बढ़िया है। आजकल ऑनलाइन पेमेंट करने या किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उस पर लगे QR कोड को स्कैन कर काम में लिया जा सकता है। लेकिन क्या आपने पेड़ों पर QR कोड लगे देखा है? नहीं ना। मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। सतना शहर के विद्यार्थियों ने पेड़ों के बारे में जानकारी बढ़ाने और उनका महत्व बताने के लिए प्रेरक पहल की है। शिक्षिका अर्चना शुक्ला के निर्देशन में इन बच्चों ने पेड़ की तमाम विशेषताओं की जानकारी को QR कोड के रूप में ढालकर उसे पेड़ से बांध दिया है। इसे वृक्ष बंधन नाम दिया गया है। अब कोई भी अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन कर उस वृक्ष की पहचान, उम्र, औषधीय गुण और दूसरी विशेषताओं की जानकारी ले सकता है। इसमें मेरे 9वीं के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो 9वीं के बच्चे जो हैं, 9वीं और 11वीं के बच्चे वो ये काम करते हैं और ये काम वो लोग स्टडीज़ के अलावा करते हैं। हम लोग रोज़ रात को 8 से 9 के बीच में ऑनलाइन जुड़ते हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू और ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू वो हमें जानकारी देते हैं। फिर एक टीम है जो उसको QR कोड में कन्वर्ट करती है। कोरोना महामारी के कारण कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। कईयों को जान बचाने के लिए दूसरे जगहों से घर वापस आना पड़ा, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। लेकिन पतरातू के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल गया है,
जिससे महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सिद्धि टेक स्किल्स की अहम भूमिका है। कंपनी स्थानीय महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रही है, साथ साथ प्रशिक्षण ले चुकी महिलाओं को रोजगार भी। महिलाएं सिलाई की ट्रेनिंग कर कपड़े बना रही हैं। इनकी ओर से तैयार कपड़े बड़े बड़े शोरूम में नामी ब्रांड के तौर पर बिक भी रहे हैं। सिद्धि टेक स्किल्स की शुरुआत साल 2018 में सिद्धिनाथ सिंह ने की थी, जिसका मुख्य लक्ष्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देना था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रोजगार उपलब्ध कराना था। आज इसी कंपनी के माध्यम से 500 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। मौसम की बेरुखी के कारण खेत में खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खरीफ और रबी फसलों पर मौसम का मार कुछ ऐसा है कि किसान अब परंपरागत खेती को छोड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किसान भी अब लीग से हटकर फल और सब्जी की खेती करने लगे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक तौर पर मुनाफा हो रहा है। मुशहरी के किसान ग्रीन एप्पल बेर की खेती कर साल में लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। ग्रीन एप्पल बेर थाईलैंड के ग्रीन सेब और बेर को क्रॉस करके तैयार किया जाता है, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से